हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय श्री राम सर। तो बच्चों एक बार फिर से एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। और इस लेक्चर में हम कंडक्टर्स, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में कंडक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा था, उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आगे हम इसको अच्छे से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तो ये क्वेश्चन एनी जनरल शेप ऑफ कंडक्टर के लिए वैलिड है। किसी भी शेप का कंडक्टर हो बच्चों, किसी भी शेप का कंडक्टर हो, सब पे ये पॉइंट अप्लाई होगा। ये पॉइंट हम पीछे देख चुके हैं, बट ये क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई में और आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमें कह रहा है अप्लाई गॉस थ्योरम टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ चार्ज कंडक्टर। नियर का मतलब है एट सरफेस और जस्ट नियर टू सरफेस और जस्ट अबव टू सरफेस। तो नियर का मतलब यहाँ पे जो इन्होंने बोला है, यहाँ पे जो नियर वर्ड इन्होंने बोला है, इसका मतलब है बच्चों एट सरफेस और जस्ट अबव सरफेस। अच्छा, इसी का और पार्ट में इस तरह से दिया है, शो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप। ये हम याद भी रख सकते हैं क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है सरफेस या जस्ट अबव द सरफेस, वो कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप, वेयर सराउंडिंग मीडियम क्या होगा, वैक्यूम या एयर। वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड एन कैप इज द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन। इनवर्ड बच्चों क्या हो जाएगा, जैसे ये कंडक्टर सरफेस है तो नॉर्मली आउटवर्ड है, ये नॉर्मली आउटवर्ड क्या हो जाएगा, एन कैप, तो नॉर्मली इनवर्ड क्या हो जाएगा, माइनस एन कैप। तो ये चीज़ भी आप समझ के रखें, सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ एन कैप और अंदर माइनस एन कैप। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों मैं कोई भी एक जनरल शेप का कंडक्टर ले लेता हूँ। ये मैंने कोई एनी जनरल शेप का कंडक्टर ले लिया। ये कोई भी जनरल शेप का कंडक्टर है और बच्चों इसके सरफेस पे चार्ज है। इस तरह से एजेज पे चार्ज ज़्यादा इकट्ठा होता है, हमने देखा था। तो इस तरह से इसकी सरफेस पे बच्चों क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये जनरल शेप है, इसलिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ओके, अब बच्चों हमने पढ़ा था कि इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। जैसे ये कंडक्टर है तो इसके एक पॉइंट, जैसे फॉर एग्जांपल कि हम कुछ पॉइंट कंसिडर करते हैं, ये पॉइंट हमने जस्ट अंदर लिया, ये पॉइंट एक सरफेस पे है और यहाँ पे एक पॉइंट जस्ट आउटसाइड है। तो थोड़ा साइड में ले लेते हैं, ये सरफेस पे पॉइंट है, ये अंदर है पॉइंट और ये जस्ट आउटसाइड है। तो अब इसमें क्या होगा बच्चों, ये हमने पढ़ा था अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो ज़ीरो होता है, सरफेस और जस्ट अबव द सरफेस ज़ीरो नहीं होता, वही हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, एक तो सरफेस पे होता किधर है, तो कांस्टेंट पोटेंशियल सरफेस होता है। ये हमने पढ़ा था कि कंडक्टर का सरफेस एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और हमने ये भी देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, मतलब वो कंडक्टर की जो सरफेस है उसके क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो ये जो कंडक्टर की सरफेस है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किधर होगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस। थोड़ा थिन ले लेते हैं, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किधर होगा, परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इस तरह से होगा। अब हमें क्या करना है, अच्छा पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड हो गया, अगर नेगेटिव होता तो किधर होता, टुवर्ड्स द सरफेस होता, नॉट अवे फ्रॉम द सरफेस। अब बच्चों में क्या करना है, सबसे पहला काम
हमें एक गॉसियन सरफेस बनानी है, क्योंकि इसमें क्या होता है बच्चों, यहाँ पे जैसे चार्ज ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लो सिग्मा 1 है, यहाँ पे सिग्मा 2 है, यहाँ पे सिग्मा 3 है, यहाँ पे सिग्मा 4 है। तो हर पॉइंट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग है। तो यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा मान के चलेंगे हम, जनरल पॉइंट पे सिग्मा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लोज सरफेस बनाएंगे, क्लोज्ड सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाएंगे। बहुत थिन है ये, बहुत पतला है ये, हमने क्लोज्ड सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना दिया। ओके, और ये गॉसियन सरफेस बनाने के बाद यहाँ अंदर की तरफ भी यहाँ पे मैं एक सरफेस ड्रॉ कर देता हूँ, ये वाला सरफेस। अब ये जो सरफेस आपको दिख रहा है बच्चों, इस सरफेस पे यहाँ पे जो चार्ज आएगा उसका अमाउंट कितना होगा। तो बच्चों यहाँ पे जो चार्ज आ रहा है, यहाँ पे जो चार्ज आएगा बच्चों जस्ट इसके अंदर अंदर, तो ये इसका जो एरिया है, यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो आएगा DQ, और ये एरिया होगा DA। तो सिग्मा होता है DQ बाई DA। सिग्मा क्या होता है, DQ अपॉन DA। तो यहाँ पे कोई अगर हमसे पूछेगा कि यार सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, तो हम बोलेंगे सिग्मा है, और सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं, DQ बाई DA। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप अपन इतना बड़ा बनाया है, पर ये जस्ट एक पॉइंट की तरह है बच्चों। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमसे कोई पूछेगा कि सिग्मा कितना है, तो सिग्मा के लिए हम बोलेंगे कि DQ चार्ज आ रहा है DA एरिया पे, तो यूनिट एरिया पे कितना आएगा, DQ बाई DA। ये यहाँ पे सिग्मा है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड को तो आप देख ही रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है बच्चों, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ है। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। अब इसमें हम गॉस थ्योरम लगाएंगे इसके ऊपर। ये डायग्राम हमने अच्छे से बना लिया। नाउ वी विल अप्लाई गॉस थ्योरम। तो यूजिंग गॉस थ्योरम, यूजिंग गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या होता है, फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस। तो ये जो क्लोज सरफेस है इससे पास होने वाला फ्लक्स, लेकिन ये सरफेस है ना बहुत छोटा, इसके अंदर बहुत छोटा सा चार्ज है, तो हम लोग है ना इसको इसे लिख देंगे E डॉट DA, और इंटीग्रल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका कारण है क्योंकि ये सरफेस कोई बहुत बड़ा सरफेस नहीं है, वास्तव में ये सच में देखा जाए तो एक पॉइंट जितना सा सरफेस है। कितना सा सरफेस है, एक ये पॉइंट ही है, और ये जो अपन इतना बड़ा बनाया है ना, ये एक पॉइंट के ऊपर ही है सारा, तो एक ही पॉइंट के ऊपर है ये सारा, तो इसलिए हमें ज़्यादा इंटीग्रल की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ हम यहाँ पे ये लिख देंगे समेशन ऑफ E डॉट DA ओवर वी आर एडिंग ऑल E डॉट DAs। कहाँ पे ऐड कर रहे हैं हम लोग, क्लोज्ड सरफेस पे। तो क्लोज सरफेस पे E डॉट DA का सम करना है, दैट इज टोटल इनसाइड चार्ज, और वो हम देख पा रहे हैं इसके अंदर कितना चार्ज है बच्चों, DQ। तो DQ इसके अंदर चार्ज है अपॉन टोटल इनसाइड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमने कर दिया। अब इस क्लोज सरफेस में क्या है बच्चों कि ये सिलेंड्रिकल सरफेस है, तो इसमें एक तो इनर पार्ट है, मतलब जो कंडक्टर के अंदर की तरफ जा रहा है, एक हिस्सा तो ऐसा है जो कंडक्टर के अंदर है, वहाँ तो फील्ड ही जीरो है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो एरिया, यहाँ तो में E जीरो है, तो यहाँ पे तो E डॉट DA भी जीरो हो जाएगा। इस वाले जोन की अगर हम बात करें, ये अंदर अंदर का पार्ट रह गया, तो इस वाले पूरे जोन के अंदर इस हिस्से में अगर बात करें बच्चों, तो यहाँ तो E जीरो है। दूसरी बात, अगर आप इस हिस्से की बात करो तो यहाँ पे हम DA बनाएंगे अभी, तो यहाँ पे क्या होगा, एरिया वेक्टर किधर बनेगा,
परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यहाँ डी ए इधर बनेगा और ये डी ए इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। सिमिलरली यहाँ भी डी ए इधर बनेगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। केवल एक ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरिया बचेगा बच्चों यहाँ पे, जहाँ पे डी ए, ये वाला डी ए इधर होगा, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही डी ए होगा। जिधर ई है उधर ही कौन होगा, डी ए होगा। तो ये चीज़ हमने देख ली और यहाँ तो हमें डी ए बनाने की जरूरत नहीं है, तो फील्ड ही जीरो है। तो हम लोग अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें बच्चों, सबसे पहले ई डी ए, ई डॉट डी एम अप्लाई करते हैं। इनसाइड कंडक्टर वाला पार्ट प्लस दूसरा टर्म हम लेते हैं ई डॉट डी ए आउटसाइड कर्व्ड पार्ट, आउटसाइड बट कौन सा वाला, कर्व्ड पोर्शन। और तीसरा ई डॉट डी ए कौन होगा, आउटसाइड फ्लैट पार्ट। तो ये तीन पार्ट अपने बना दिए बच्चों। इक्वल टू नेट इनसाइड चार्ज इज डी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो बच्चों, इनसाइड कंडक्टर क्या है, ई इक्वल टू 0। आउटसाइड कर्व पार्ट पे थीटा क्या है, 90 डिग्री। और यहाँ पे थीटा 0 है। अगर चार्ज नेगेटिव होता तो बच्चों थीटा कितना होता, यहाँ पे थीटा, जैसे ये आपको डी ए के लिए बोला इन्होंने, तो आउटसाइड नॉर्मल में जो डायरेक्शन बताई है डी ए की, वो मैग्नीट्यूड हो गया डी ए और डायरेक्शन हो गई एन कैप। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम, तो ये हो गया 0 डी ए कॉस थीटा, ओपन किया इसको, तो यहाँ आ गया ई डी ए कॉस 90 और यहाँ आ गया ई डी ए कॉस 0 इक्वल टू डी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों ये भी 0 हो गया, ये cos 90 से 0 हो गया और cos 0 1 हो गया, तो ये क्या बचा, ई डी ए इक्वल टू डी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ई कितना आया, डी क्यू अपॉन डी ए एप्सिलॉन नॉट। तो डी क्यू बाई डी ए क्या होता है, सिग्मा, तो ये हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से वेक्टर फॉर्म में अगर लिखे हम, तो ई वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप। यहाँ से अपने आप क्लियर होगा, अगर सिग्मा पॉजिटिव होगा, मतलब चार्ज पॉजिटिव होगा, तो ई का वैल्यू आएगा, हम लिखेंगे प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप। तो डायरेक्शन अल्टीमेटली सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस एन कैप ही आएगी। अगर सिग्मा बच्चों क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो हम लिखेंगे ई इक्वल टू माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप। तो ये आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस एन कैप, मतलब टूवर्ड द सरफेस। तो बच्चों ये हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है अच्छे से, और अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्फेरिकल शेल, देखो स्फेरिकल शेल किसको बोलते हैं? स्फेरिकल शेल उसको बोलते हैं जिसमें चार्ज स्फीयर के आउटर सरफेस एरिया पे, मतलब सरफेस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, पूरे वॉल्यूम में नहीं होना चाहिए। तो जनरली सॉलिड और होलो मेटल स्फीयर स्फेरिकल शेल ही होते हैं बच्चों। जैसे ये सॉलिड स्फीयर है, अगर आप इसको पॉजिटिव चार्ज दे दोगे तो ये रिपेल होके कहाँ पे आ जाएगा? सरफेस पे। वैसे भी हमने देखा था कि एक्सिस चार्ज जो भी हम किसको देते हैं, कंडक्टर को देते हैं, मेटल स्फीयर को देते हैं, वो यूनिफॉर्मली उसके आउटर सरफेस पे फैल जाता है। अगर ये होलो स्फीयर भी है, मतलब मेटल का है होलो स्फीयर, तो भी चार्ज कहाँ आएगा? सरफेस पे ही आएगा। तो मेटल का तो स्फीयर कोई सा भी हो बच्चों, चार्ज कहाँ आएगा? सरफेस पे ही आएगा बच्चों। अब बात आती है कि ये वाला स्फीयर जो है वो होलो इंसुलेटिंग स्फीयर है, नॉन मेटल का बना हुआ है। तो होलो है तो यहाँ तो चार्ज हम देंगे नहीं, यहाँ तो एटम मॉलिक्यूल ही नहीं है, तो जो भी चार्ज है वो हमें सरफेस पे देना और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करना है। तो अगर इंसुलेटिंग है और चार्ज सरफेस पे देके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो ये भी सेम तरीके से बिहेव करेगा। अब इन तीनों के लिए ये कॉमन टर्म डिफाइन होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। जैसे लेट से हमने चार्ज क्यू दे दिया, हमने इन तीनों को क्या चार्ज दे दिया? क्यू चार्ज दे दिया। और रेडियस कितना है इनका? आर है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से ये तीनों एक ही तरीके से फील्ड क्रिएट करेंगे, एक ही तरीके से बिहेव करेंगे। तो इन तीनों को ही स्फेरिकल शेल बोला जाता है। और यहाँ पे तीनों के लिए ही जो टर्म आएगा वो आएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या टर्म आएगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। और एरिया कितना होगा? 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है बच्चों कि यहाँ पे ये जो हमने लिखा है ये 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर ही लिखा है, मतलब ये इस सेल का रेडियस ही है। इस चीज़ पे स्पेशल फोकस दे के रखना है कि ये जो हमने यहाँ पे लिखा है ये इसी का रेडियस है, आर स्क्वायर, किसका? शेल का ही रेडियस है। अब इन्होंने बोला है हमसे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फील्ड एंड पोटेंशियल एट अ स्मॉल आर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। अब देखो स्मॉल आर डिस्टेंस अगर हम सेंटर से यहाँ लेते हैं, ये सेंटर है और यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस पे पॉइंट यहाँ लेते हैं। अगर मान लो स्मॉल आर 0 है तो हम कहाँ होंगे? अगर हम सेंटर पर ही है तो यहाँ स्मॉल आर 0 हो जाएगा। अगर यहाँ हम स्मॉल आर लेते हैं तो हम इनसाइड पॉइंट पे होंगे। अगर स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर हो जाता तो हम सरफेस पे होंगे। और अगर ये स्मॉल आर का वैल्यू ग्रेटर देन कैपिटल आर हो जाता तो हम आउटसाइड होंगे। तो स्मॉल आर के अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि हम अंदर है, बाहर है या सरफेस पे हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब हमें फील्ड और पोटेंशियल के वैल्यूज़ निकालने हैं। तो फील्ड तो हम फर्स्ट चैप्टर में निकाल चुके हैं, तो फील्ड के वैल्यूज़ तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि ये हम फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं। आप फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर्स को देख सकते हैं, शेल वाला, उसमें आपको ये क्लियरिटी मिल जाएगी। तो अब बच्चों इसके अंदर पहले मैं फील्ड लिख रहा हूँ और फील्ड पोटेंशियल लिख के हमें ग्राफ भी बनाना है। तो अब देखो बच्चों, सबसे पहले हम फील्ड की बात करें तो हम फील्ड को लिखते हैं। तो हमने क्या देखा था कि सबसे पहले हम ई का वैल्यू लिखते हैं इसके। फर्स्ट हम लिख रहे हैं आउटसाइड पॉइंट्स, आउटसाइड पॉइंट्स या आउटसाइड एंड सरफेस, दोनों पे वैलिड हो जाएगा ये, एंड सरफेस। तो पॉइंट आउटसाइड कब होगा? जब स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर होगा। और सरफेस पे कब होगा? जब स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर होगा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों पे ये फॉर्मूला लगेगा। तो अगर हम आउटसाइड निकालें तो आउटसाइड हमारे पास वैल्यू आया था ई इक्वल टू, मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज है और इसमें आपको पता है रेडियली आउटवर्ड होता है। तो यह आया था कि इसके ऊपर चार्ज क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इससे हमें ये समझ में आया था कि जो आउटसाइड फील्ड होता है या जो सरफेस पे फील्ड होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। सेकेंड, अगर मतलब बच्चों आप चाहते हैं ई
एट सरफेस, ये वाला तो आउटसाइड और सरफेस दोनों पे वैलिड है, लेकिन स्पेशली सरफेस पे अगर आप चाहते हैं तो यू विल पुट स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। तो ये आपका आ जाता है कि क्यू अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। फिर अपने इनसाइड निकाला था, तो ई का वैल्यू जब अपने निकाला था इनसाइड, तो इनसाइड का मतलब होता है व्हेन स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। तो इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो आया था, तो अंदर जीरो आया था। अच्छा, सरफेस पे जो फील्ड आया इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, के को आपने लिखा 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने सरफेस पे लिख दिया। तो इसको हम बोल सकते हैं क्यू अपॉन 4πr² इंटू 1/ε0। और मैंने आपको बताया था क्यू अपॉन 4π कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि जब आप सरफेस पे जाएंगे तो स्मॉल आर किसके बराबर हो गया, कैपिटल आर के। तो दिस इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो ये आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। तो मेटल के ऊपर ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि सरफेस पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट होता है, तो ये यहाँ पे शेल पे भी वैलिड हो रही है। अच्छा, एक चीज़ देखो बच्चों, कई बार बच्चे सोचते हैं ये वाला भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, उसका रीज़न है। तो जो देखो, तो इसमें जो है के को हमने लिखा 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया क्यू बाई 4πr² इंटू 1/ε0। अब एक चीज़ नोट करने की है यहाँ पे कि दिस इज नॉट सिग्मा। ये जो चीज़ है ये सिग्मा नहीं है। सिग्मा कब होता है, जब स्फीयर का रेडियस आता। दिस इज नॉट सिग्मा, ये सिग्मा नहीं है। तो ये तो ठीक है, लेकिन इसको सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट लिखना ठीक नहीं है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हम इसको सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट नहीं लिख सकते। तो फिर क्या सिग्मा के टर्म्स में लिख सकते हैं, या सिग्मा के टर्म्स में तो लिख सकते हैं। देखो कैसे, इसको कैपिटल आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ जाएगा क्यू अपॉन 4π था यहाँ पे, क्यू अपॉन 4π हमने ले लिया। ओके, अब बचा क्या यहाँ पे, एप्सिलॉन नोट बचा और स्मॉल आर स्क्वायर भी बच गया। अब मैंने क्या किया, इसको कैपिटल आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, कैपिटल आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो अब जरूर ये सिग्मा बन गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नोट इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये जरूर हम लिख सकते हैं, लेकिन सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट एग्जैक्टली तो सरफेस पे ही होता है, एट सरफेस। अच्छा, रही बात ग्राफ बनाने की, तो हम लोगों ने ग्राफ भी इस पे बनाया था, फील्ड का वेरिएशन। तो हमने बोला था कि ये वाला स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर है, ये इनसाइड है स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, ये आउटसाइड है स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो ये जो वैल्यू था ये सरफेस पे है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट या के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो हमने जब ग्राफ बनाया था तो हमने कुछ इस तरह से ग्राफ बनाया था। तो जब हमने देखा था कि सेंटर से लेके सरफेस तक जो वेरिएशन आया था, सेंटर से सरफेस तक का जो वेरिएशन था उसमें क्या था बच्चों, फील्ड जीरो था। सेंटर से सरफेस तक फील्ड कैसा था, जीरो था। सेंटर टू सरफेस फील्ड क्या था, जीरो। फिर एकदम से सरफेस के बराबर हो गया था, और बाहर जाने पर 1/r² के अकॉर्डिंग क्या होता है, डिक्रीज होता है। और इनफाइनाइट पे जीरो हो जाता है। तो ये ग्राफ भी हमने बना लिया था। ये तो हुई फील्ड की बात जो मैंने आपको रिवाइज करा दी। अब बच्चों पोटेंशियल की कैलकुलेशन करनी है। तो फील्ड जो है, आउटसाइड फील्ड को आप देख रहे हैं, ये पॉइंट चार्ज के जैसा है। ये जो फील्ड आप देख रहे हैं ये पॉइंट चार्ज जैसा है, तो पोटेंशियल भी पॉइंट चार्ज जैसा ही आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो अगर हम पोटेंशियल की कैलकुलेशन करें, तो अब पोटेंशियल ड्यू टू सेल, हम सेकेंड पॉइंट पे बात कर रहे हैं। पोटेंशियल ड्यू टू शेल
तो पहले हम जो कैलकुलेट करेंगे वो आउटसाइड पॉइंट और सरफेस पॉइंट के लिए करेंगे। तो पहला हमारा जो कैलकुलेशन रहेगा वो रहेगा आउटसाइड एंड सरफेस पॉइंट्स, क्योंकि आउटसाइड और सरफेस पे फील्ड वेरिएशन एक जैसा है। मतलब स्मॉल आर ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फील्ड पोटेंशियल कैलकुलेट करने का तरीका हमें अच्छी तरह पता है। तो वैसे भी आप फील्ड से पोटेंशियल निकाल सकते हैं, हम डायरेक्टली फील्ड से ही निकाल लेते हैं कि सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे, सेंटर से कोई भी स्मॉल आर डिस्टेंस पे हमने पॉइंट लिया आउटसाइड, तो आउटसाइड पॉइंट पे मुझे यहाँ पोटेंशियल निकालना है। तो ये जो फील्ड पता है तो पोटेंशियल आ जाएगा। तो यहाँ पे फील्ड होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब देखो बच्चों, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है, तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो होता है। और यहाँ पे मुझे पोटेंशियल पता लगाना है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, हम इन्फिनिटी से यहाँ तक आते हैं। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था v2 माइनस वी वन, मतलब v माइनस वी इनफाइनाइट इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी आर। फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक आ रहे हैं, इन्फिनिटी टू स्मॉल आर तक। मतलब ये है बच्चों, आर इनिशियल जो है इसके सेंटर से आर इनिशियल जो है वो इनफाइनाइट है, और ये जो आर फाइनल होगा वो स्मॉल आर के बराबर होगा। जो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है वो स्मॉल आर के बराबर होगा। नाउ हम इसको ओपन करते हैं ई डी आर कॉस थीटा से। तो ई किधर है, आउटसाइड, और डिस्प्लेसमेंट हम अंदर आ रहे हैं तो इनसाइड। लेकिन आपने ये पढ़ा होगा कि आर कम हो रहा है तो डी आर को बच्चों हम माइनस डी आर लिखेंगे। तो इन्फिनिटी टू आर, ई का वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर, डी आर विल बी रिटर्न माइनस डी आर इंटू कॉस 180। कॉस 180 का माइनस जो है, क्योंकि देखो बच्चों इसमें सिंपल बात ही है कि हम इनफाइनाइट से आ रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा इधर है डी आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर है अवे फ्रॉम द सेंटर। थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। तो अब इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर है, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ थीटा 180 बन रहा है। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पे आर कम हो रहा है बच्चों। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखाया था कि आर कम होता है तो डी आर का मॉड चाहिए ना अपने को, तो उसको माइनस डी आर लिखते हैं। अगर आप चाहते हैं ये नहीं करें तो आप यहाँ से इन्फिनिटी भी जा सकते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा भी कर देते हैं, क्या वो पता है, माइनस डी आर का यहाँ पे माइनस आएगा और कॉस 180 का माइनस भी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर कॉस 0 लिख देते हैं और यहाँ पे ओनली डी आर लिख देते हैं, तो भी प्लस हो जाता है। बट दैट इज़ नॉट 100% करेक्ट, बट वी गॉट द आंसर। तो चलो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये तो हमारे पास v माइनस वी इनफाइनाइट को 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखो माइनस के क्यू बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन 1/r स्क्वायर हो जाएगा इनफाइनाइट से r, और cos 180 का -1 जो आएगा वो इस माइनस के साथ मिल जाएगा। cos 180 वाला -1 इस माइनस माइनस मिलके प्लस बना देगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे अंदर सिर्फ क्या रह जाएगा, डी आर। तो माइनस के क्यू 1/r स्क्वायर का इंटीग्रल -1/r होता है फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। माइनस को बाहर निकाल लेंगे, प्लस हो जाएगा के क्यू, फिर अपर लिमिट डालेंगे 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट 0 होता है, तो के क्यू बाई आर हमारे पास में पोटेंशियल का वैल्यू आ जाएगा आउटसाइड पॉइंट्स के लिए, यानी स्मॉल आर ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर। तो हमें यहाँ पे पोटेंशियल मिल गया। फील्ड अगर बच्चों के क्यू बाई आर स्क्वायर है तो पोटेंशियल के क्यू बाई आर होगा।
तो यहाँ पे हमारे पास ये पोटेंशियल आ गया है। अब अगर हम सरफेस पे पोटेंशियल लिखें, अगर कोई हमसे कहता है कि आप जो है वो पोटेंशियल का वैल्यू सरफेस पे लिखो, तो हम डायरेक्टली स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर लिख सकते हैं, वी एट सरफेस। तो सरफेस पे स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल अप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट के क्यू बाई कैपिटल आर। ये हमारे पास सरफेस पे आ जाएगा। अब बच्चों सेकंड चीज़ पे हमने ये निकाला सबसे पहले आउटसाइड, अब हम निकाल रहे हैं बी पार्ट, दैट इज़ वेरी इजी, इनसाइड सेल। तो बच्चों वैसे तो हमने अभी कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि भैया कंडक्टर्स में जो पोटेंशियल है सरफेस के हर पॉइंट पे सेम होता है, सरफेस के हर पॉइंट पे सेम होता है, और जो सरफेस पे होता है वही अंदर हर पॉइंट पे होता है। तो ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी और वो यहाँ पे हम इजीली देख भी पाएंगे। तो यहाँ पे मान लो कि सरफेस का हमें पता चल गया और अब अंदर हम किसी पॉइंट पे मूव करेंगे, सरफेस का हमें पता है और अंदर हम किसी पॉइंट पे मूव करेंगे और उसका हम निकालना चाहेंगे। तो मैं यहाँ से यहाँ तक अप्लाई कर रहा हूँ इसी इक्वेशन को। अब अंदर हमें एक खास बात पता होती है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, v माइनस वी सरफेस करेंगे इक्वल टू माइनस इंटीग्रल कैपिटल आर टू स्मॉल आर ई इनसाइड डॉट डी आर। ओके, तो ये आ जाएगा v माइनस वी सरफेस इक्वल टू माइनस कैपिटल आर, ये v इनसाइड निकाल रहे हैं बच्चों हम, v इनसाइड किसी भी पॉइंट पे, तो कैपिटल आर से स्मॉल आर सरफेस से अंदर जा रहे हैं और इसको जीरो लिख देंगे, जीरो डी आर कॉस थीटा, तो ये हो गया जीरो। तो v इनसाइड इक्वल टू v सरफेस आ जाएगा और वो भी कितना आ जाएगा, के क्यू बाई कैपिटल आर। जो अंदर है वही सरफेस पे होगा, इसका मतलब जो अंदर है वही सरफेस पे होगा, वही अंदर होगा, हर पॉइंट पे होगा। मतलब इवन दो वी सेंटर भी यही होगा, सेंटर भी तो अंदर ही आता है, तो सेंटर पे भी यही होगा। तो पोटेंशियल सेंटर से सरफेस तक सेम ही रहेगा, पूरे मेटल का सेम ही होता है, एक ही पोटेंशियल बॉडी होता है बच्चों। और बाहर जाने पे क्या होगा, वी आउट जो होगा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो अगर इसका हम ग्राफ बनाते हैं बच्चों, अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं वी और आर के साथ, वेरिएशन देखते हैं, इधर हम v को लेते हैं, इधर हम r को लेते हैं, और ये सरफेस पॉइंट है स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। तो यहाँ पे सरफेस पे ही सबसे मैक्सिमम वैल्यू होता है बच्चों, सरफेस पे वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम होता है। सो वी गेट द मैक्सिमम वैल्यू एट सरफेस। तो सरफेस पे ये है, ये सरफेस वाला पॉइंट है, सरफेस वाले पॉइंट पे मैक्सिमम होता है। तो चलिए ये हो गया, और यहाँ पे v सरफेस और ये हो गया के क्यू बाई कैपिटल आर। तो सेंटर से सरफेस तक के क्यू बाई कैपिटल आर ही रहता है बच्चों। तो जब आप ग्राफ बनाएंगे तो सेंटर से सरफेस तक सेम रहेगा, कितना रहेगा, के क्यू बाई कैपिटल आर, उसके बाद डिक्रीज होगा। तो सेंटर से सरफेस तक सेम रहेगा, उसके बाद इट विल डिक्रीज विद रेस्पेक्ट टू आर। तो ये हमारा पोटेंशियल का वेरिएशन आ गया, मतलब जो सरफेस पे होगा वही सेंटर पे होगा। अब देखो बच्चों, इस कंडक्टर के थ्रू हम सारी प्रॉपर्टीज को रिवाइज भी कर सकते हैं। कैसे रिवाइज कर सकते हैं, ये कंडक्टर्स का पार्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, तो वो भी हम फटाफट से कर लेते हैं। तो जैसे बच्चों अपन ने ये कंडक्टर लिया, तो ये जो कंडक्टर हम लोगों ने लिया है डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो कंडक्टर है बच्चों, पहली चीज़ सारा का सारा चार्ज सरफेस पे आता है। तो ये क्यू चार्ज जो भी आप देंगे अंदर बिल्कुल नहीं रुकेगा और ये पूरा का पूरा चार्ज सरफेस पे आएगा। तो सारा का सारा चार्ज सरफेस पे आता है
ये हम लोगों ने पढ़ा था। दूसरी चीज़, अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है, ये भी हमने पढ़ा था। तीसरी चीज़, पोटेंशियल जो सरफेस पे होता है, जैसे ये सरफेस पॉइंट है, यहाँ पे जो वी का वैल्यू होता है वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, मतलब वी रिमेन कांस्टेंट, पोटेंशियल पूरे इसमें कांस्टेंट रहता है। फिर फोर्थ चीज़ जैसे हम लोगों ने पढ़ी थी कि सरफेस पे फील्ड ज़ीरो नहीं होता, सरफेस पे तो समथिंग होता है। जैसे सरफेस पे यहाँ पे अगर हम बात करें तो फील्ड कितना आया था, के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो ई एट सरफेस वो आया था के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट होता है, और ये डायरेक्शन एन कैप या आर कैप हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों कि ये चीज़ जो है ये कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पे सरफेस पे फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, और अंदर अगर कोई फील्ड जीरो है तो अंदर हम कोई भी चीज़ रखेंगे तो दैट विल बी सेफ फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो ये हमने सारे पॉइंट्स इसमें दिख रहे हैं बच्चों हम लोगों को, किसमें, शेल के अंदर सारे पॉइंट नज़र आ रहे हैं। अब चलते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमने सारा शेल का एनालिसिस कर लिया, और ये शेल पे जो पॉइंट है वो जनरल मेटल स्फीयर पे भी वैलिड होंगे एज इट इज़। अब बच्चों यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आपको कंटिन्यू दिख रहे हैं, बट ये तीनों क्वेश्चन सेम ही है, अलग अलग ईयर्स में अलग अलग टाइम पे पूछे गए हैं, बट दे आर सेम। कैसे, वाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड ए चार्ज कंडक्टिंग सेल कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। तो फर्स्ट वाले का जैसे आंसर देते हैं हम लोग, फर्स्ट वाले का आंसर दे रहे हैं, तो फर्स्ट वाले का आंसर बड़ा इजी होगा, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट inside conductor, value of electric field at every point inside conductor is 0 in electrostatic condition, so potential remain constant, so potential remain constant and have, तो पोटेंशियल बच्चों कांस्टेंट रहता है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम लिख सकते हैं डेल्टा वी, चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी आर। अब चूंकि हमें पता है ये अंदर की बात है, तो ई इनसाइड इज जीरो, देयरफॉर जैसे ये जीरो डालेंगे तो यू विल गेट डेल्टा वी इक्वल टू जीरो। अब किसी भी चीज़ में चेंज ही अगर जीरो है तो इसका मतलब वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो सब जगह वी सेम रहता है। और ये कितना होता है, सब जगह सेम रहता है, तो वी एट सरफेस के बराबर ही होता है। जो सरफेस पे होता है बच्चों वही अंदर पोटेंशियल का वैल्यू होता है। तो अगले क्वेश्चन में ये बोल दिया उन्होंने कि पोटेंशियल इनसाइड अ होलो कंडक्टर इज कांस्टेंट एंड द सेम वैल्यू ऑफ सरफेस। तो सिंपल सी बात है कि डेल्टा वी जीरो है तो हम लिख सकते हैं वी इनसाइड माइनस वी सरफेस इक्वल टू जीरो, तो वी इनसाइड इक्वल टू वी सरफेस आ जाएगा। तो सेम ही बात है बच्चों, सेम लॉजिक दे सकते हैं। फिर बोला होलो मेटल स्फीयर, इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है एंड द पोटेंशियल ऑन द सरफेस इज 10 वोल्ट। तो 5 सेंटीमीटर का होलो स्फीयर, मेटल स्फीयर ले लिया इन्होंने, ये होलो मेटल स्फीयर है और इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, और इसकी सरफेस पे जो पोटेंशियल का वैल्यू है वो है 10 वोल्ट। और हमसे पूछा है सेंटर पे बताओ, सेंटर पे पोटेंशियल बताओ, तो हम कहते हैं पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, तो वी सेंटर माइनस ये सरफेस पे दे दिया, वी सरफेस इक्वल टू जीरो, क्योंकि डेल्टा वी तो जीरो है ना, तो वी सेंटर इक्वल टू वी सरफेस ही रहेगा एंड द आंसर विल बी 10 वोल्ट। अगेन इसका आंसर भी 10 वोल्ट हो जाएगा। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन अलग अलग ईयर्स में अलग अलग तरीके से पूछा है, बट आंसर तो घूम फिर के वही आ रहा है, लॉजिक तो वही है, कंसेप्ट वही है। तो यहाँ पे ये वाली बात हो गई बच्चों। अब चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है बच्चों,
व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है, इसका हमें आंसर देना है बच्चों। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है, और इसका आंसर देने के बाद में फिर हमसे पूछा है हाउ इज़ दिस प्रॉपर्टी यूज्ड इन एक्चुअल प्रैक्टिस, एक्चुअल में इसका यूज़ कहाँ पे होता है। फिर हमसे ये पूछा है कि पहले तो बताओ शील्डिंग क्या होती है, फिर पूछा है कि इसका यूज़ कहाँ पे होता है। तो ये चीज़ हम लोगों को यहाँ पे बतानी है कि शील्डिंग क्या होती है, और फिर हमें ये बताना है कि इसका यूज जो है वो सच में कहाँ पे होता है। तो शील्डिंग के लिए हमने पढ़ा था व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब ये है कि अगर कंडक्टर के अंदर कोई कैविटी है, क्या है बच्चों कंडक्टर के अंदर, केविटी, और केविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं है। इसमें मेरे को एनसीईआरटी की कुछ लाइंस बहुत प्यारी लगती है, मैं वहाँ से भी एक बार के लिए आपको लेके दिखाता हूँ बुक में से भी। तो कुछ एनसीईआरटी से भी लेते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गॉस लॉ, कुछ एनसीईआरटी में बहुत प्यारा लिखा हुआ है इसके बारे में। तो वहाँ से मैं चाहूँगा कि कुछ लाइंस हम लोग पिक करें। वेर इज एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स, I want to get individual chapter. Okay, let's take. तो यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि एनसीईआरटी से कुछ लिया जाए। तो मैं कुछ चीज़ें यहाँ से ले रहा हूँ बच्चों। तो देखिए बच्चों, जैसा इसमें बोला हुआ है, तो कंसिडर अ कंडक्टर विथ अ केविटी। तो सबसे पहले एक कंडक्टर आपको लेना पड़ेगा विथ अ केविटी। तो आप इसको ऐसे समझिए कि ये कोई कंडक्टर है, और कंडक्टर के अंदर आपने एक होल बना दिया है। कंडक्टर के अंदर आपने क्या बना दिया है, एक होल बना दिया है बच्चों। ये होल आपने बना दिया, लेट से ये कंडक्टर के अंदर एक होल आपने बना दिया। नाउ अब अगर आपने ये होल यहाँ पे बना दिया है तो अंदर तो जा ही सकते हैं।
अब अंदर जा सकते हैं तो इस ये पूरा जो रीजन हो जाएगा अंदर का वो कैविटी हो जाएगा, और इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, नो चार्ज। इवन कंडक्टर की सरफेस पे देखो, कंसिडर कंडक्टर विथ अ केविटी विथ नो चार्ज इनसाइड द केविटी, ठीक है। इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, ये कंडक्टर है, ओके, विथ नो चार्ज इनसाइड द केविटी। केविटी के अंदर बच्चों कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। फिर आगे इन्होंने क्या बोला हमसे, अ रिमार्केबल रिजल्ट इज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द केविटी इज जीरो। तो अगर इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है तो हमेशा इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो रहेगा। फिर आगे क्या बोला इन्होंने, वॉट एवर बी द शेप एंड साइज ऑफ द केविटी। ये शेप एंड साइज कैसा भी हो सकता है, एनी शेप एंड साइज, कोई भी शेप हो कोई भी साइज हो चलेगा। बस बात क्या होनी चाहिए कि अंदर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। एनी शेप एंड साइज कैविटी, नो चार्ज इनसाइड द कैविटी। द फील्ड क्या होगा, वॉट एवर बी द चार्ज ऑन द कंडक्टर। कंडक्टर पे कितना भी चार्ज हो, कितना भी नेगेटिव चार्ज हो, सरफेस पे कितना भी पॉजिटिव चार्ज हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। और इट माइट बी प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बाहर कोई एक्सटर्नल फील्ड भी लगा रखा हो भले ही। फील्ड लाइन कंडक्टर सरफेस पे हमेशा 90 पे होती है बच्चों, इसलिए ऐसा बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रख दो इसको, कोई बात नहीं, इसकी सरफेस पे कितना भी चार्ज हो तो भी चलेगा। सो चार्ज ऑन द कंडक्टर एंड द एक्सटर्नल फील्ड इन विच इट माइट बी प्लेस्ड। वी हैव प्रूव अ सिंपल केस ऑफ दिस रिजल्ट ऑलरेडी। ये कहाँ पे प्रूव किया था, शेल के अंदर। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल इज जीरो। तो इन्होंने देखो, ये शील्डिंग की डेफिनेशन आप ये दे सकते हैं, दिस इज द डेफिनेशन। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग एग्जाम में आता है, तो यू विल राइट दिस डेफिनेशन, वॉट एवर बी द चार्ज एंड फील्ड कॉन्फिगरेशन आउटसाइड एनी कैविटी इन अ कंडक्टर, whatever be the charge and field configuration outside any cavity in a conductor remains safe or shielded from outside electric influence. The field inside the cavity is always zero. This is known as electrostatic shielding. तो बच्चों ये प्यारी डेफिनेशन है, ये 4 लाइनें ही शील्डिंग की डेफिनेशन है। द इफेक्ट कैन मेड यूज इन प्रोटेक्टिंग द सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम आउटसाइड इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस। तो हमारा जो ये प्रैक्टिकल इन्होंने बोला था कि प्रैक्टिकल में इसका यूज़ क्या होता है, तो लैब में मान लो कोई ऐसा एपरेटस है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फ्लुएंस में आते ही ख़राब हो जाता है, तो उसको अगर हम इस कैविटी में रख देंगे तो बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। और आपने देखा तो है कि इसका जो मैं एक और अच्छा सा डायग्राम इसका लेता हूँ बच्चों। तो इसका आपने, इवन दो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा ही बच्चों मेटल से बना हुआ हो, मतलब ये भी बात कोई ज़रूर ना हुआ हो। तो बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है। इवन आप कार में बैठे हैं तो वहाँ भी ये चीज़ काम करती है।
कई बार बच्चों को लगता है पूरा चारों तरफ मेटल होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे इस पर्सन को देख रहे हैं, ये मेश बनाया हुआ है, मतलब ऐसे ये कंडक्टर्स है, मोटे मोटे पतले पतले तारों से मिला के ये जाल बनाया हुआ है, और ये पर्सन इसके अंदर खड़ा है। अब यहाँ पे क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से प्रोड्यूस किया जा रहा है, पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर नहीं जा पा रहा है, यहाँ पे ही वायर्स के थ्रू यहीं पे रुक जा रहा है, लेकिन अंदर नहीं जा पा रहा है। तो ये शील्डिंग का एक अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों। और बाकी लेबोरेटरी में ऐसे एपरेटस जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड से ख़राब हो जाते हैं, वहाँ भी इसको हम सेफ रख सकते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, अब इन्होंने कहा इज़ द पोटेंशियल इन द कैविटी ऑफ द कंडक्टर इज जीरो। क्या पोटेंशियल भी जीरो रहता है? तो हम कहेंगे नो, पोटेंशियल जीरो नहीं रहता। तो इसका आंसर हम क्या देंगे? जो नेक्स्ट इन्होंने पूछा, नो पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द कैविटी एंड कंडक्टर। जैसे बच्चों मान लो कि ये कोई कंडक्टर है, दिस इज अ कंडक्टर, और उसके अंदर ये कैविटी है। अब होगा क्या बच्चों कि इस कंडक्टर के ऊपर चार्ज है, आउटर सरफेस पे कितना भी चार्ज है, अब लेट से कि आउटर सरफेस पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू V है, लेट से 50 वोल्ट है। तो यहाँ तो फील्ड ज़ीरो है ना, यहाँ भी फील्ड ज़ीरो है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक आता हूँ, इस पॉइंट का V डैश मान लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक आता हूँ, इसका V डबल डैश मान लेता हूँ, और मैं फिर यहाँ से लेट से मूव करता हूँ, और मूव करते करते कैविटी से यहाँ तक आता हूँ, तो V ट्रिपल डैश मान लेता हूँ। अब सब जगह E जीरो है बच्चों, तो V रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या होगा? V इक्वल टू V डैश इक्वल टू V डबल डैश इक्वल टू V ट्रिपल डैश, सब जगह अपने को 50 वोल्ट ही मिलेगा, क्योंकि E जीरो है तो V सेम रहेगा। हाँ, अगर सरफेस पे जीरो होता, मतलब किसी एक पॉइंट पे जीरो होता कंडक्टर के, तो सब पे जीरो होता, किसी एक पे 50 है तो सब पे 50 होगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, बट फील्ड जीरो होगा बच्चों। यहाँ पे हर जगह पे पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। सो वी हैव डन दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इन्होंने हमसे बोला है देर आर टू लार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2 वेयर R1 ग्रेटर देन R2। तो दो स्फीयर बना देते हैं, एक R1 रेडियस का है वो बड़ा है, दूसरा R2 रेडियस का है वो छोटा है। दिस इज R1, दिस इज R2। तो R2 वाला छोटा है बच्चों और R1 वाला बड़ा है। ठीक है, इफ़ द टू आर एट सेम पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल सेम है बच्चों। इसका पोटेंशियल अगर V है तो इसका पोटेंशियल भी V है। द लार्ज स्फीयर हैज़ मोर चार्ज देन स्मॉलर स्फीयर। तो इस पे चार्ज मैं कैपिटल Q मान लेता हूँ, इस पे स्मॉल q मान लेता हूँ, बट कैपिटल Q इज ग्रेटर देन स्मॉल q, ये भी है। स्टेट वेदर द चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्मॉलर स्फीयर इज मोर लेस देन दैट ऑफ लार्जर वन। तो हमें ये प्रूव करना है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो किसका, जो छोटा वाला है उसका सिग्मा, जैसे सिग्मा स्मॉलर, सरफेस चार्ज डेंसिटी किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा। तो यहाँ पे सिग्मा लार्जर, तो स्मॉलर का सिग्मा कम होगा ज़्यादा होगा, ये अपने को बताना है। पोटेंशियल सेम इन्होंने दे दिया, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, सेम पोटेंशियल है ये दोनों का। तो देखो बच्चों, अल्टीमेटली सिग्मा स्मॉलर अपॉन सिग्मा लार्जर मुझे निकालना है, और मुझे बताना कि सिग्मा स्मॉलर लार्जर 1 के बराबर होगा, बड़ा होगा, क्या होगा। तो मुझे ये सॉल्व करना है, सिग्मा स्मॉलर डिवाइडेड बाई सिग्मा लार्जर। तो हमें ये देखना है। तो सिग्मा क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया।
तो सिग्मा स्मॉलर क्या होगा, स्मॉलर पे चार्ज कितना है, स्मॉल क्यू अपॉन सरफेस एरिया है 4πr2 का स्क्वायर। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है बच्चों चार्ज अपॉन एरिया, तो सिग्मा स्मॉलर हो जाएगा, स्मॉलर वाले पे चार्ज जो है स्मॉल क्यू बाई r2 स्क्वायर, ये हो जाएगा कैपिटल क्यू अपॉन 4πr1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास में ये रेशियो क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास में ये रेशियो आएगा बच्चों स्मॉल क्यू अपॉन कैपिटल क्यू, और इधर आ जाएगा r1 बाई r2, उल्टा हो जाएगा r1 स्क्वायर बाई r2 स्क्वायर, तो r1 बाई r2 होल स्क्वायर। नाउ इन्होंने हम गिवन है, क्या गिवन है, सेम पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल गिवन है। तो फर्स्ट वाले का पोटेंशियल जो होगा वो होगा के, फर्स्ट वाला जो है उसका चार्ज q और उसका रेडियस r1, के क्यू बाई r1, और दूसरे वाले का के स्मॉल क्यू बाई r2। तो ये के से तो के कट जाएगा, अब यहाँ से हमारे पास में किस चीज़ का वैल्यू आ गया, स्मॉल क्यू बाई कैपिटल क्यू। स्मॉल क्यू के नीचे ले आता हूँ मैं कैपिटल क्यू को, तो ये हो गया बच्चों r2 अपॉन r1, यहाँ पुट कर देते हैं स्मॉल क्यू बाई कैपिटल क्यू, तो ये हो गया r2 अपॉन r1, और इधर हो गया r1 का स्क्वायर अपॉन r2 का स्क्वायर। अब ये r2 से ये r2 कट गया, ये r1 से ये r1 कट गया, एक ये सॉरी स्क्वायर कट गया एक। तो हमारे पास में आ गया बच्चों सिग्मा स्मॉल अपॉन सिग्मा लार्ज, ये आ गया, ऊपर क्या रह गया r1 और नीचे रह गया r2। अब चूंकि r1 ग्रेटर देन r2 है, r1 किससे बड़ा है, r2 से बड़ा है, तो अगर r1 r2 से बड़ा है तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 से बड़ा, सिग्मा स्मॉलर सिग्मा लार्जर से बड़ा होगा। r1 r2 से बड़ा है, इसका मतलब r1 अपॉन r2 का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब सिग्मा स्मॉलर अपॉन सिग्मा लार्जर ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब सिग्मा स्मॉलर ग्रेटर देन सिग्मा लार्जर है। तो स्मॉलर स्फीयर have more surface charge density as compared to